नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सबको पता है कि वॉर बंद हो चुकी है, हम सबको पता है कि सीज फायर हो चुका है। और ये जो सारी बातें हैं, सीज फायर होना, सीज फायर के बाद तिरंगा यात्रा करना, ये सब जो चीजें हुई हैं, इन सब चीजों के ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो बहुत जरूरी बात है और जो मैं बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूं और सबसे कहना चाहता हूं, वो ये है कि हमने इस लड़ाई से क्या सीखा। हमने ये लड़ाई देखी, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई वो हमने अच्छे तरीके से देखी। किस तरीके से हमारी फौज ने रिएक्ट किया, किस तरीके से पूरा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन हमने इससे सीखा क्या, हमको क्या समझ में आता है और किस तरीके से हम अपने आप को आगे के लिए और ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं। ये वीडियो उसी के बारे में है, पूरी बात हम उसी के ऊपर करने वाले हैं। हो सके तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने इस घटना से सीखी वो ये सीखी कि फौज का जो नंबर है, नंबर ऑफ सोल्जर्स जो हमारे फौज के अंदर होने चाहिए, उनकी अभी भी नीड है। हो सकता है मैन पावर में अभी भी कम है, और वो मैन पावर में कम होने के बावजूद भी हमारी फौज ने बहुत अच्छे से रिएक्ट किया है, बहुत अच्छा ऑपरेशन उन्होंने चलाया है। नंबर कम होने की वजह से हम ये देखते हैं कि किस तरीके जो घुसपैठिए हैं वो हमारे देश के अंदर एंटर कर जाते हैं, वो अलग अलग जगहों से होकर के हमारे देश के अंदर एंटर कर जाते हैं। बहुत बड़ा इलाका है, जंगली इलाका है, बहुत मुश्किल है सब चीजों को पेट्रोल करना, बहुत मुश्किल है हर जगह को देखना, हर छोटे छोटे कॉर्नर को ध्यान से एनालाइज करना, ये फौज के लिए भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा नंबर हो सोल्जर्स का तो थोड़ा इजी हो जाता है। और ये इससे हमें ये चीज भी समझ में आती है कि फौज का जो बजट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि अमेरिका का क्या स्थान है फौज के नजरिए से, अगर देखा जाए, डिफेंस के नजरिए से देखा जाए। उसी तरह से यूके का किस तरीके से स्थान है अगर हम डिफेंस के नजरिए से देखें, किस तरीके से जर्मनी का एक स्थान है, किस तरीके से रशिया का एक स्थान है। तो उसी तरीके से चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, हम सबका एक अपना डिफेंस को लेकर के एक स्थान है ग्लोबल नजरिए से अगर हम देखें। डिफेंस का बजट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर देश के लिए। ये कोई हवा की बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये कह दें कि जो डिफेंस का बजट है वो जरूरी नहीं है, हम ये कह दें कि लड़ाई झगड़ा करना जरूरी नहीं है, हम ये कह दें कि एटॉमिक वेपन्स को रखना जरूरी नहीं है। इस तरह की चीजें जब हम बात करते हैं, इस तरह की जब हम बातों को आगे लेकर के चलते हैं कि ग्लोबल शांति होनी चाहिए, पूरे दुनिया में प्यार होना चाहिए, ये बात ऊपरी सतह पर सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसको कोई अमली जामा नहीं पहनाना चाहता। तो जब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है, जब तक हम उस स्टेज पर नहीं है कि पूरे दुनिया में प्यार हो, पूरी दुनिया में शांति हो, पूरी दुनिया में हम एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रह रहे हों, जब तक ये चीज नहीं हो रही है, तब तक आपको अपने देश को तो मजबूत बनाना ही पड़ेगा। और देश को मजबूत बनाने के लिए देश को डिफेंस का बजट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिफेंस के बजट जिस देश के भी ज्यादा होते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बड़ा बजट है अगर यूके का हो, आप जहां पे भी देखेंगे, जिस भी देश में जीडीपी का अगर 5 से 10% बजट जो है, वो बजट जब डिफेंस के पास जाता है तो वहां की जो डिफेंस होती है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिफेंस मानी जाती है। और भारत देश की जो डिफेंस सिस्टम है, भारत देश की जो डिफेंस प्रणालियां हैं, भारत देश के जो सोल्जर्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा उन्नत हैं। अब उन्नत वो चाहे वो अपने जज्बे से हों, उन्नत चाहे वो अपने देश प्रेम की वजह से हों, उन्नत चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से हों, इसके बारे में बात हम अलग तरीके से करेंगे। टेक्नोलॉजी में मैं ये नहीं कहता हूं कि जो इंडिया है वो नंबर 1 है, अभी भी टेक्नोलॉजी में इंडिया नंबर 1 नहीं है। चाहे वो रशिया से टेक्नोलॉजी खरीदता हो, चाहे वो फ्रांस से खरीदता हो, अभी भी इंडिया जो है वो डिपेंडेंट है अलग अलग टेक्नोलॉजीज को खरीदने में। अभी भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको इंडिया खुद से नहीं बना पा रहा है, और डीआरडीओ के होने के बावजूद भी हम ये चीज देखते हैं कि कई चीजों में अभी भी रिसर्च जो है वो लैकिंग है, अभी भी रिसर्च पूरे तरीके से नहीं हो पा रही है। और वो क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि डिफेंस को सही तरीके से बजट नहीं दिया जा रहा। अब जो बजट डिफेंस को दिया जा रहा है, उस बजट का सही इस्तेमाल करते हुए हमारे इंडियन साइंटिस्ट्स ने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करी है, डीआरडीओ ने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करी है, मैं उनकी सराहना भी करना चाहता हूं। डिफेंस बहुत अच्छे तरीके से लड़ती है, हमारी फौज बहुत अच्छे तरीके से लड़ती है, उनको जो भी इक्विपमेंट दिए जाते हैं, उनको जो भी टेक्नोलॉजी दी जाती है, वो उस टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से लड़ते हैं। लेकिन हम सब कुछ एक फौज के ऊपर नहीं डाल सकते, हम सब कुछ एक व्यक्ति के ऊपर नहीं डाल सकते कि वो अपनी समझ से, अपने ताकत से, अपने देश प्रेम से वो लड़ाई लड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ जाती है, और जब तक हम अपनी टेक्नोलॉजी को उन्नत नहीं बनाएंगे, हम अपनी फौज को ज्यादा उन्नत नहीं बना सकते। तो 2 तरह की चीजें तो मैंने एक अच्छे सीधे तरीके से सीखी। नंबर 1, फौज को नंबर की जरूरत है, फौज में सोल्जर्स की जरूरत है, फौज में उन सोल्जर्स को परमानेंट नौकरी की जरूरत है। ये 4 साल वाला सिस्टम बंद करके परमानेंट नौकरी दी जानी चाहिए और सोल्जर्स का नंबर बढ़ाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है।
अब जो मैंने दूसरी चीज इस पूरी लड़ाई झगड़े से सीखी, हमने देखा होगा कि ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल किया गया लड़ाई में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब टेक्नोलॉजी इतने लेवल तक पहुंच गई है कि आपको सोल्जर्स भेजने की भी जरूरत नहीं है लड़ाई झगड़े करने के लिए, आपको अपना एयरप्लेन भेजने की जरूरत नहीं है, आप सस्ते ड्रोन्स भी भेज सकते हैं। और इसमें समझने वाली एक बात यह है कि चाइना ने बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो सप्लाई किए जरूर होंगे पाकिस्तान को, और कंट्रीज ने भी ड्रोन सप्लाई किए हैं। मैं हर कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता, कंट्री टू कंट्री एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन ग्लोबल नजरिए से जब आप इसको देखते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मैं भी काम कर रहा हूं, चाहे वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से हो, चाहे वो एरो इंजन टेक्नोलॉजी से हो, उसमें मैं खुद भी काम कर रहा हूं और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि टेक्नोलॉजी किस लेवल तक पहुंच चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल तक पहुंच चुका है, और इंडिया इसमें अभी बहुत पीछे है। हम चाहे जितना मर्जी शोर मचा लें, लेकिन इंडिया अभी भी इस टेक्नोलॉजी में पीछे है। वो खुद से ये चीजें नहीं कर रहा है, वो भी डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि बहुत सारे ड्रोन्स का जो भी इस्तेमाल उन्होंने किया, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद थी या हमने खरीद ली थी और उस टेक्नोलॉजी ने हमें बचा दिया। ड्रोन्स के जरिए जो हमारे ऊपर लड़ाई लड़ी जानी थी, उस लड़ाई को हमने रोक दिया। अगर हम उसको नहीं रोक पाते, 1% भी अगर नहीं रोक पाते, तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल का हमें सामना करना पड़ना था। और ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए और मानना भी चाहिए। इसमें देखिए, लड़ाई झगड़े का कोई कारण नहीं है, ना किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात है, ना किसी एक व्यक्ति विशेष की बात है। तो आप मुझे गाली देने की बजाय इस चीज को अच्छे तरीके से समझिए। दुनिया अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रही है और हमें भी उस टेक्नोलॉजी के साथ मैच तो करना पड़ेगा, और उसके लिए भी डिफेंस बजट को बढ़ाने की जरूरत है। अब तीसरी चीज जो मैंने इस पूरी झगड़े में से सीखी है, मीडिया ने अपना जो रोल इस पूरे झगड़े में दिखाया वो बहुत घटिया था। मीडिया ने बहुत घटिया तरीके से इसकी कवरेज करी। कैसे कैसे चैनल्स हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं, उन चैनल्स को देख करके शर्म आ गई। किस तरीके से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर तक घुस गई है इंडिया की फौज, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर हमारी फौज चली गई है और शहरों पे कब्जे तक हो गए हैं। ऐसी ऐसी उन्होंने रिपोर्टिंग करी है। इन लोगों को तो आप चलो झूठ बोल ही रहे हो कि आप भारत देश के लोगों को तो झूठ बोलना ही चाहते हो, आप बोल ही रहे हो, उनके साथ तो आप फरेब कर ही रहे हो, लेकिन कम से कम आप इस लेवल तक तो मत करो कि सामने वाली पार्टी जो है, जो दूसरी पार्टी है जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई हो रही है, कि उनको भी सब कुछ पता चलता रहे। आप उनको और प्रोवोक कर रहे हो, आप उनको और जो है उनके अंदर आग उत्पन्न कर रहे हो कि वो और ज्यादा झगड़ा करें। एक तो पहले ही झगड़ा हो रहा है, एक तो पहले ही सेंसिटिव मुद्दा है, ऊपर से आप और ज्यादा उसके ऊपर जो है घी डाल रहे हो आग में। रिपोर्टिंग जो होती है वो लाइव रिपोर्टिंग होती है, वो सही तरीके की रिपोर्टिंग होती है कि झगड़ा किस तरीके से चल रहा है, कहां तक क्या लेवल की लड़ाई झगड़ा चल रहा है। उस तरफ तो किसी ने बात नहीं करी। उसके अलावा क्या बात चल रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी सबसे बेहतरीन है, एक नेता सबसे बेहतरीन है, वही हमारे देश को सुरक्षा प्रोवाइड करा रहा है, वही हमारे देश के अंदर सब कुछ अच्छा कर रहा है। फौज का शौर्य भी जो है वो भी सारा एक ही नेता को देना शुरू कर दिया। ये किस तरह की रिपोर्टिंग थी भाई? इतनी घटिया रिपोर्टिंग, इतनी घटिया मीडिया ने अपना काम किया। और हमें सीखना चाहिए और आगे इसको ठीक भी करना चाहिए कि मीडिया को अपना काम जो है वो ईमानदारी से सही तरीके से करना है। मीडिया को एक तरफा रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। मीडिया को कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो प्रोवोकिंग बात हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे सामने वाले को भड़काया जा रहा हो, कोई ऐसी बात मीडिया ना कर रही हो जिससे झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाए कम होने की बजाय, या कोई इस तरह की रिपोर्टिंग मीडिया ना करे जिससे हमारे देश के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाए। और मैं आप सभी से ये बात कहना चाहता हूं कि आप भी इस तरह के जो मीडिया चैनल्स हैं इनको ज्यादा देखते हो, बहुत ज्यादा इनकी टीआरपी बढ़ाते हो जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं। इसीलिए ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं इसी तरह की घटिया रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि उनको ये लगने लग जाता है कि जो जनता है उसको घटिया रिपोर्टिंग ही पसंद आ रही है। तो आप भी पहले अपना देखने का लेवल थोड़ा बदलिए। यही चीज भी मैंने इससे सीखी। एक बात जो और बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैंने इससे सीखी, कि जितने भी ये मीडिया चैनल्स था उसमें एनालिसिस किए जा रहे थे वो लड़ाई की। चलिए, लड़ाई की एनालिसिस करना अपने एक हद तक ठीक है। फौज के पुराने रिटायर्ड लोगों को भी बुलाया गया था, उनसे भी आप बातचीत कर रहे हो, वो भी एक हद तक ठीक है। लेकिन आप जब अपनी टेक्नोलॉजी की डिस्कशन करने लग जाते हो, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चैनल्स को भी देखा, यूट्यूब चैनल्स में भी यही सब चल रहा था, और यहां तक कि ट्विटर्स पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं, उन चैनल्स पे भी इसी तरह के ट्वीट्स, इसी तरह की पोस्ट, इसी तरह की वीडियोस को शेयर किया जा रहा था। और उसमें क्या चल रहा था, उसमें ये दिखाया जा रहा था कि इंडिया के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है, इंडिया क्या क्या जो है लड़ाई के इक्विपमेंट यूज कर सकता है, पाकिस्तान क्या क्या इक्विपमेंट यूज कर सकता है, किसकी क्या रेंज है, कौन सा जो मिसाइल है वो कहां तक जा सकता है, उसकी क्या रेंज है, वो कितना कवर करेगा, क्या उसके अंदर टेक्नोलॉजी लगी है, और हमारा जो रेडार सिस्टम है वो किस तरीके से काम करेगा, वो किस तरीके से ड्रोन्स को पहचान रहा है, वो किस तरीके से मिसाइल्स को पहचान रहा है। ये सारी जो आप बात कर रहे थे न्यूज चैनल्स के जरिए, आप एक तरीके से दुश्मन को अपनी सारी जो जरूरी चीजें थी, जो जरूरी टेक्नोलॉजीज थी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो खुद ब खुद आप लीक करके दे रहे थे। ये कोई सेंसिबल रिपोर्टिंग थी? क्या ये सेंसिबल मीडिया चैनल्स हैं? क्या ये सेंसिबल सोशल मीडिया चैनल्स हैं? जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे,
या बड़े बड़े सोशल मीडिया चैनल के बड़े बड़े डिजिटल क्रिएटर्स थे, ये सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे थे, बिना ये सोचे समझे, बिना ये जाने हुए कि ये जो काम कर रहे हैं, ये जो चीजें कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाले को हम इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दें कि वो पहले से ही प्लान कर ले, पहले से ही उनको समझ में आ जाए। अब क्योंकि हमने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा बता दिया है, इतना बढ़ा चढ़ा करके बता दिया है, पूरे डिटेल में हमने सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो अब की तो लड़ाई ठीक है, सीज फायर हो गया। सीज फायर से पहले ही पाकिस्तान ने कुछ पैसा जो है वो IMF से ले लिया उधार में। अब वो जो इतना सारा पैसा लिया है, वो कोई अपने देश में रोटी पानी देने नहीं वाले हैं, या अपने देश में कोई एजुकेशन इंप्रूव करने नहीं वाले, अपने देश में कोई हेल्थ इंप्रूव करने नहीं वाले हैं। उन्होंने इन चीजों के ऊपर पैसा नहीं लगाना है, उन्होंने पैसा लगाना है डिफेंस के ऊपर, और वो ये सारे के सारा जो पैसा है डिफेंस को और बेहतर करने के लिए लगाएंगे। और अब उनको टेक्नोलॉजी पता चल गई है, क्योंकि आप जैसे महान लोगों ने ये सारी टेक्नोलॉजी शेयर की है। और इस टेक्नोलॉजी को शेयर करते समय किसी ने ये नहीं सोचा कि हम अपने देश के साथ हैं या अपने देश के खिलाफ हैं। हो सकता है आपने इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं हो, लेकिन मैं अभी भी आपसे आग्रह करता हूं कि इस तरह की वीडियोस को आप अभी के अभी डिलीट कर दीजिए। और ये जो बड़े देश हैं, ये क्यों कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं करना चाहते? ये क्यों चाहते हैं कि जो POK है वो हमेशा ही वैसा रहे? ये क्यों चाहते हैं कि LOC पे हमेशा प्रॉब्लम रहे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। अब बिजनेस क्या चलते हैं मैं उसको खुल के नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज मैं आपको एक ऊपर से एक हिंट दे रहा हूं कि बहुत सारा बिजनेसेस चलते हैं। लड़ाई का एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बहुत बड़ा व्यापार होता है जो झगड़े से ही चलता है, जिसमें बहुत ज्यादा हथियार बेचे जाते हैं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज को बेचा जाता है, बहुत ज्यादा एरोप्लेन्स बेचे जाते हैं, जिसमें चाहे फाइटर प्लेन्स हों, चाहे हेलीकॉप्टर्स हों, चाहे सामान उठाने वाले प्लेन्स हों, हर तरह की टेक्नोलॉजी को जो है झगड़े के समय बेचा जाता है। और जब भी किसी दो देशों के बीच में झगड़ा चलेगा तो टेक्नोलॉजी बिकेगी। और अब तो हमने देख ही लिया है कि ड्रोन्स तक बेचे जाते हैं, और तो और सॉफ्टवेयर्स भी बेचे जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स भी बेचे जाते हैं। और ये तो सिर्फ एक लड़ाई से रिलेटेड मैं आपको वो बिजनेस बता रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो लड़ाई से डायरेक्ट चलाए जाते हैं। और इन सभी बिजनेसेस को रोका नहीं जाता, क्योंकि इन सभी बिजनेसेस से बड़े बड़े लोगों की जेबें गर्म होती हैं। झगड़ा तो हो गया, सब कुछ हो गया, फौज ने बहुत अच्छे तरीके से उसकी लड़ाई लड़ी, फौज ने ऑपरेशन सिंदूर को बहुत बढ़िया तरीके से चलाया। जो एक्शन वो ले सकती थी, जितना सीरियस, जितना डिटेल्ड एक्शन वो ले सकती थी, फौज ने लिया। लेकिन फौज के सारे शौर्य को, फौज की सारी मेहनत को एक ही पार्टी की तरफ या एक ही नेता की तरफ क्यों घुमा दिया गया? बड़े से बड़े न्यूज चैनल्स उसको इस तरीके से कवर करके दिखा रहे थे, इस तरीके से शो कर रहे थे जैसे सारा का सारा काम जो है वो एक ही व्यक्ति ने किया हो। और उसके बाद ऐसी ऐसी बातें आने लगी कि जो फौज है वो नतमस्तक होती है उस बड़े व्यक्ति के पैरों में। फौज जो है वो उस बड़े व्यक्ति के कहने से चलती है। ये क्या बातें चल रही थी? और उसके बाद इस पूरी के पूरे झगड़े को, जो है हमारे देश का पूरा एक इमोशन था, उस इमोशन का फायदा उठाया गया राजनीति करने के लिए, फायदा उठाया गया वोट लेने के लिए। उसी चीज को चलाने के लिए तिरंगा मार्च किया गया है। क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वही पार्टी जो है वही हमको सुरक्षा प्रोवाइड करती है, वही नेता है वही हमें सुरक्षा प्रोवाइड करता है, जबकि सुरक्षा हमें फौज प्रोवाइड करती है। बॉर्डर पे लड़ने वाला, बॉर्डर पे मरने वाला जो है वो फौजी होता है, बॉर्डर पे लड़ने मरने वाला नेता नहीं होता है। हमें ये चीज कब समझ में आएगी? लेकिन तिरंगे के साथ भी इन्होंने जो है नाटक किया है, और इसलिए मैं कहता हूं हमारे देश को इस नाटकवाद से बाहर आना चाहिए। और ये सारी चीजें जो है मैंने इस झगड़े से सीखी है, ये सारी चीजें जो है मैं इस झगड़े में देखी है। ना ही सिर्फ हमें अपनी राजनीति को बदलने की जरूरत है, हमें ना ही सिर्फ अपने देश को बदलने की जरूरत है, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, अपने समाज को बदलने की जरूरत है, बल्कि उसके साथ साथ हमें अपने फौज को उन्नत भी बनाना है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ानी है। और ये भी कोशिश करनी है कि हम कोई इस तरह की हरकत ना करें, चाहे वो पैसे की वजह से हो, चाहे वो फॉलोअर बढ़ाने की वजह से हो, जिसकी वजह से हमारी देश की टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर जाए। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब तक आप एक होकर के नहीं रहोगे, जब तक आप एक हिंदुस्तान एक भारत नहीं बनोगे, तब तक आपको तोड़ा जाएगा, आपका इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो बाहर के लोग इस्तेमाल करें, चाहे वो हमारे देश के अंदर के लोग इस्तेमाल करें। और सभी न्यूज चैनल्स से मैं हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूं कि कृपया करके अपनी रिपोर्टिंग को इंप्रूव करें, और किसी एक व्यक्ति को या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा दिखाना बंद करें। और जो फौज का शौर्य है वो फौज को ही मिलना चाहिए, जो फौज का क्रेडिट है वो फौज को ही देना चाहिए। और सबसे जरूरी जो क्वेश्चन जो अभी भी रह गया, जिसके ऊपर किसी ने बात नहीं करी, वो क्वेश्चन ये है कि उन 4 लोगों का क्या, जिन 4 लोगों की तस्वीरें जो है शेयर की गई थी, जो कहा गया था कि वो 4 टेररिस्ट थे जिन्होंने गोली चलाई, वो टेररिस्ट कहां गए? उन टेररिस्टों को मारा गया कि नहीं मारा गया? क्या वो मरे इस ऑपरेशन में, या वो कहां हैं इस वक्त? इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। और दूसरी बात, जो हमारे एक CRPF के जवान को जो
पाकिस्तान के अंदर वो गलती से जो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, उस जवान का क्या हुआ, उस जवान को वापस लाने का कोई इंतजाम हुआ है या नहीं हुआ है, इसके ऊपर भी अभी तक कोई बात नहीं है। सारी बात जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की जा रही है। सारी बात जो है हर वक्त वो यही की जा रही है कि एक व्यक्ति ने ऑपरेशन सिंदूर प्लान किया था और उसी एक व्यक्ति के जरिए ये पूरे का पूरा ऑपरेशन चला है। जबकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसका प्लान भी जो है फौज द्वारा किया जाता है और ऑपरेशन कभी भी किसी नेता द्वारा नहीं किए जाते। ऑपरेशन हमेशा फौज द्वारा किए जाते हैं। फौज ही उसको एग्जीक्यूट करती है, फौज ही उसकी प्लान बनाती है और फौज ही उसका रिजल्ट देती है। नेता कुछ नहीं करता है। लेकिन इसमें तालियां बजवाई गई हैं और कुछ नहीं है। और इतना ज्यादा पैसा जो आपके पास है, जो आप वेस्ट कर रहे हो तिरंगा मार्च करके, उस पैसे का सही इस्तेमाल करो। फौज को इंप्रूव करने में उस पैसे को लगाओ, फौज की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में उस पैसे को लगाओ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।